हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पर्पज़ के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर्पज़ के लिए। और ये एक बेसिक नॉलेज, इसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए अगर आप आईटी फील्ड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए, जैसे किसी जैसे हम रियल एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनवाते हैं अपना, कोई हमें घर बनवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें घर घर बनवाना है, उसका बजट कितना होना चाहिए, वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम में बन जाना चाहिए, या उसमें कितना एरिया, कितना ज़मीन में वो बनना चाहिए। तो सबसे पहले ना हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी अगर हमें बनवाना है या बनाना है, तो उसके बाद ही हम उसको एक तरह से डेवलप करते हैं या बनवाते हैं। ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स चाहिए होते हैं उसे बनाने से लेके उसके डिप्लॉयमेंट तक के लिए। ठीक है, तो उन्हीं स्टेप्स का जो एक प्रोसेस है, एक लाइफ साइकिल है, उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले थे व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये देखते हैं, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है किसी सॉफ्टवेयर को या किसी भी वेबसाइट को बनाने की, जिसमें प्लानिंग, राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, कैसे। तो चलिए पहले ये दूसरी डेफिनेशन में देख लेते हैं। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम एफिशिएंट प्रोसेस दैट डेवलपमेंट टीम्स यूज टू डिजाइन एंड बिल्ड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह से आपका सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक तरह से आपका स्टैंडर्ड वे है कि कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं सिस्टमेटिकली। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्टेप वाइज हम बनाते हैं जिससे कि चीज़ें आसान हो और एक तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाए। ठीक है, उसके बहुत से फायदे हैं। जैसे द सॉफ्टवेयर एसडीएलसी इज द कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि हम एक तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ बिना स्टेप्स किया है अनस्ट्रक्चर वे में बनाने चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट और टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा ही लगेगा एज कम्पेयर टू इन ए स्ट्रक्चर वे। सो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टाइम एफिशिएंट प्रोसेस होती है दैट डेवलपमेंट टीम्स यूज टू डिजाइन एंड बिल्ड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, जो कि हमारी डेवलपमेंट टीम्स होती हैं आईटी कंपनीज में, या कोई डेवलपर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन एंड बिल्ड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इससे हमें मदद मिलती है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर के बनाने में। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आया तो लाइक कर दीजिए गाइज। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड वे है एक सॉफ्टवेयर को बनाने से लेके उसको डिप्लॉयमेंट तक। और हमें हमें किस तरह से मदद करता है, ये जो अप्रोच है, प्रोसेस है, इसमें हमें एक, ये हमारे रिस्क को भी मिनिमाइज करता है। रिस्क यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में या हमारे सॉफ्टवेयर में कोई अगर हम कोई अनस्ट्रक्चर वे, यानी कि हम ऐसे ही हम बनाना शुरू कर दें और हमें पता ना लगे कि हमने मतलब कोई इसमें बग है या वो है, तो वो जितना हम उसको प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, वो रिस्क उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो और जब हमें बाद में उसका पता चलेगा तो उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसलिए ये इसे हमें ये रिस्क डिटेक्ट करने में मदद करता है अर्ली स्टेज में। ठीक है, पहले ही पता लगा लेते हैं इसमें। और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। इसमें हमारी कॉस्ट की भी बचत होती है
जो हमारा बजट है, जो हमारा मनी है, और टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि एक स्ट्रक्चरली हम बिल्ड करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं हमारा टाइम की तो बचत होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द अनस्ट्रक्चर वे ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद क्लैरिटी और कंट्रोल, एक तरह से इसमें इसको इस एसटीएलसी को फॉलो करते हुए हमें क्लैरिटी और कंट्रोल दोनों रहता है हमारे हमारे इस बात। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी इसलिए, क्योंकि हमें पता होता है कि पहले हमें क्या क्या किस स्टेप से शुरुआत करनी है, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, और हमें किस स्टेप में क्या क्या करना है, ठीक है ना, तो क्लैरिटी रहती है पहले से ही। उसके बाद कंट्रोल, हर एक स्टेप में हमारे पास कंट्रोल रहता है कि इस स्टेप में क्या क्या होना है, किस तरह से होना है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसको फॉलो करके हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के। उसमें पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग या रिक्वायरमेंट फेज। सबसे पहले हम अगर कुछ बनाते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर हमें घर बनवाना है तो हम उसको, जो इंजीनियर है उसको बोलेंगे कि भाई, उसके साथ हम प्लानिंग करते हैं, या हम अपने घर के मेंबर्स के साथ प्लानिंग करते हैं कि हमें इतनी ज़मीन में ये घर बनवाना है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, या इस तरह से इतने कमरे, इतने, तो ये सब प्लानिंग के अंडर आता है, प्लानिंग फेज़ या रिक्वायरमेंट फेज़ के, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी चीज़ को, जैसे सॉफ्टवेयर में भी है, फिर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन या घर को डिज़ाइनिंग उसका तैयार करते हैं, जैसे हम उसका तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तो वो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर के केस में क्या है, ये जो हमारा यूआई यूएक्स है, या जो हमारा फ्रंट एंड है, जो यूज़र को दिखता है, वो डिज़ाइन फेज़ के अंडर आता है, ठीक है ना। जिसे हम बोल देते हैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड तैयार करते हैं, तो वो डिज़ाइन फेज़ एक तरह से आता है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड फेज़ होता है डेवलपमेंट फेज़, ठीक है। इसमें हम मेन कोडिंग करते हैं, हमारा जो बैकएंड का जो डेवलपमेंट होता है, वो हम डेवलपमेंट फेज़ में आते हैं, जो एक्चुअल कोड हम करते हैं वो डेवलपमेंट फेज़ में आता है। उसके बाद फोर्थ फेज़ होता है टेस्टिंग फेज़, जब हम अ, एक तरह से कुछ परसेंट हम उसको बना लेते हैं, तो हम उसकी टेस्टिंग भी शुरू करते हैं उस सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। टेस्टिंग टीम्स होती हैं या टेस्टिंग इंजीनियर्स होते हैं, वो उसको टेस्ट करते हैं अलग अलग केसेस में कि ये कितना लोड हैंडल कर सकता है, कितने यूज़र एक साथ हैंडल कर सकता है, तो वो एक हमारा टेस्टिंग फेज है। उसके बाद हो जाता है डिप्लॉयमेंट फेज में, जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या हम खुद के लिए भी बना रहे हैं। उसके बाद उसे डिप्लॉय करते हैं। पहले वो क्या होता है, डिप्लॉयमेंट से पहले वो कंपनी में के जो डेवलपर्स होते हैं ना, उनके अंडर में रहता है, मतलब तब तक हम उसको एक तरह से डिप्लॉय नहीं करते, हम उसे रियल टाइम यूज में नहीं रहते। लेकिन फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, डिप्लॉय उसको हम क्लाइंट को एक तरह से प्रोवाइड कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं रियल टाइम में, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो है मेंटेनेंस, ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर हमने डिप्लॉय कर दिया, क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिया कि आप इसको यूज़ करो, आप इसको जिसके लिए भी वो काम के लिए है उसे आप यूज़ करो। फिर हम उसका ना मेंटेनेंस फेज शुरू होता है, उसको हम मेंटेन करते रहते हैं, मतलब जो डेवलपर्स होते हैं, अगर कुछ भी बग आता है, ये कुछ भी बग है, जैसे कोई वो थोड़ा लोड ज़्यादा हुआ तो वो हैंडल नहीं कर पा रहा, कि एक साथ इतने यूज़र आ गए तो वो हैंडल नहीं कर पा रहा, तो फिर वो मेंटेनेंस तो वो मेंटेनेंस फेज में आ जाता है, उसको फिर हम मेंटेन करने का काम करते हैं डेवलपर्स, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत आती है, हम क्लाइंट से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, डेवलपमेंट टीम की, आपकी इस जो ये सॉफ्टवेयर है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या इसमें कोई ऐड करना है कोई फीचर, तो वो सब मेंटेनेंस फेज में होता है, ठीक है ना, यानी कि डिप्लॉयमेंट फेज के बाद, ठीक है। तो ये था सारा कुछ एच टी एल सी के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, या अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई इसके बारे में, और भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आप, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं कि आगे मैं और वीडियो लाऊं या नहीं इसके बारे में। इसके फर्दर हम टाइप ऑफ एच डी एल सी भी देखेंगे, कि कई मॉडल्स होते हैं एक्चुअली जिन्हें हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो धन्यवाद।